नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट डिस्कशन सीरीज, जिसमें आज का जो टॉपिक है इट इज़ विथ रिगार्ड टू द इलेक्शन एक्सपेंडिचर। आपको ये बात तो पता होगी कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही हाल फिलहाल में जो एक्सपेंडिचर लिमिट है उसको इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो पर्टिनेंट क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए वो ये है कि लेट सपोजिटली अगर मैं दो स्टेट को कंपेयर करता हूँ, एक मध्य प्रदेश और एक गुजरात। अगर मध्य प्रदेश में एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट है और एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट गुजरात में है, तो क्या यह पॉसिबल है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट में लड़ने की जो एक्सपेंडिचर लिमिट हो वो 90 लाख रुपए हो, वहीं गुजरात की जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट है वहां से चुनाव लड़ने के लिए लिमिट 70 लाख रुपए हो। मतलब कि दोनों स्टेट की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट पे चुनाव लड़ने की जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो अलग है। क्या ऐसा हो सकता है? जी हां, ऐसा होता है। एंड लाइकवाइज, जस्ट एज आई सेड फॉर द लोकसभा, इट ऑल्सो हैपन्स फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये चीज सबसे पहले आपको ध्यान रखनी थी। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो एक्सपेंडिचर की लिमिट है ये तय कैसे की जाती है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है वो अमेंडमेंट करके, किसमें अमेंडमेंट किया जाता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, उसके रूल 90 में चेंजेस किए जाते हैं या अमेंडमेंट किए जाते हैं, जिसके बिहाफ पे एक्सपेंडिचर लिमिट को तय किया जाता है। मतलब कि न ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, न ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मेंशन्ड है, जो कि आपसे पूछा जाएगा। मगर हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यहां पे इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 77 में यह बात की गई है कि हर पॉलिटिशियन को जो भी चुनाव लड़ रहा है उसको एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा जहां पे वो एक्सपेंडिचर अपना बताएगा, और ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये उसको सबमिट करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। सवाल उठेगा कितने दिन में? 30 दिन में। मगर एक बहुत अच्छी चीज आपको यहां पे पता चलेगी कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, देयर इज नो कैप ऑन देयर एक्सपेंडिचर, देयर इज नो कैप ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो होता यह है कि पॉलिटिशियंस इस अकाउंट को यूज करके खर्च कर सकता है। मगर हां, यहां पे भी एक प्रावधान यह दिया हुआ है कि ये जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट से वो 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना होगा। मगर फिर भी इसको यूज कर सकते हैं और करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। इसके बाद में एक वे फॉरवर्ड बताया गया था हमारी कमिटीज के द्वारा, जो कि आपने सुना भी होगा, रिगार्डिंग द स्टेट फंडिंग। मतलब कि सरकार ही पैसा दे, सरकार इन द सेंस जो हमारा स्टेट है वही फंड करे इलेक्शंस को। यह भी एक चीज कही जाती है, वो इसलिए क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड देगा, ऐसा इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने बोला था। मतलब कि एक पॉलिटिशियन अमीर है तो वो ज्यादा खर्च करके इलेक्शन जीत सकता है, अगर एक पॉलिटिशियन गरीब है तो वो ज्यादा खर्च उसके कंपैरेटिवली नहीं कर पाएगा। इसके बाद लॉ कमीशन का ये कहना था कि ये आप कर तो दो, मगर उसके बाद में वो जो पॉलिटिशियन है वो किसी भी तरीके के आउटसाइड सोर्सेस से फंड नहीं ले पाएगा, उससे आपको बाहर करना पड़ेगा। दैट इज यू शुड डिबार्ड द पॉलिटिशियन टू टेक एनी आउटसाइड फंड। हां, अब आपको यह भी लग सकता है कि हम लोग इतनी सारी बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियन को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो इसके लिए क्या प्रावधान है? इसके लिए प्रावधान है डिस्क्वालिफिकेशन के। अगर एक लिमिट से ज्यादा पॉलिटिशियन खर्च करता है तो सेक्शन 10 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये कहता है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके बाद नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटी ने यह बताया कि यह आइडिया सही नहीं है। इट सेड नो टू दिस आइडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप एक पॉलिटिशियन को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते कि वो कितना एक्सपेंडिचर करे, तो फिर इस चीज का क्या मतलब है? मगर हां, आप इसके लिए एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर दो जिस फ्रेमवर्क के तहत पॉलिटिशियन चले और उस लिमिट से ज्यादा खर्च ना कर पाए। तो ये बात थी रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द इलेक्शंस। ये तो हो गया दोस्तों एक इशू। दूसरा इशू जो है इट इज विथ रिगार्ड टू द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? आपको ये तो पता होगा कि हमारे देश में इन्फ्लेशन जो होता है वो हमारे मनी की
वैल्यू को कम कर देता है। बहुत बढ़िया। अगर हमको ये पता है तो हम ये भी जानते हैं कि ऑन एंड अराउंड अगर लास्ट डेकेड की बात करें तो इन्फ्लेशन 6% पे हम लोग मान सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन 6% चल रहा है तो एक चीज सोच के देखो कि 2011 में एक पॉलिटिशियन को अगर खर्च करने पड़ते थे चुनाव लड़ने के लिए 100 रुपए, तो क्या अगर इन सालों में 6 रुपए का इन्फ्लेशन हुआ तो उसे अब 106 रुपए नहीं लगेंगे क्या? बिल्कुल लगेंगे। तो यही बोला जा रहा है कि जो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, इस इंडेक्स के तहत हमको एक्सपेंडिचर लिमिट को फिक्स करना चाहिए। अब ये जो इन्फ्लेशन है, ये हम कौन सा इन्फ्लेशन लेते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां दो तरीके के इन्फ्लेशन है। एक तो है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जिसको हम कंज्यूमर की साइड से मेजर करते हैं, और एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम होलसेलर की प्राइस से मेजर करते हैं, तरफ से मेजर करते हैं। अब जब मैं कंज्यूमर की साइड बोल रहा हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज सीपीआई को देख के ही बनाई जाती हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन से इसको जोड़ के इसकी लिमिट फिक्स करने की बात कही जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इशू। इसके माइंड मैप को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी और समझी होंगी। अगर हाँ तो यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, माइट दे ऑल्सो नीड एन लाइक इफ यू शेयर विद देम। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।